बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लॉजिस्टिक्स में शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी तिश्ना यानी अनएक्सप्लोर्ड रह जाता है। तो आज जो है वो मेरे साथ एक साहब फॉर्चुनेटली मौजूद है जिनका शिपिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो हमें गाइड करेंगे इस बारे में कि शिप पे जो है वो लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल की जाती है और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि शिप पे जो है जिनका ख्याल रखना पड़ता है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से। तो आज हमारे साथ जो है वो जाहिद खान साहब मौजूद हैं। तो जाहिद खान साहब, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आऊँ आपके पास और इस बात को हम डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो जाहिद खान साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है शिपिंग इंडस्ट्री का? ऑलमोस्ट ए डिकेड, 10 साल। 10 साल। और थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यानी तवील तरीन दौरानिया कितना गुजारा है शिप पे? 29 महीने और 5 दिन, 29 months and 5 days। 29 महीने और 5 दिन, मतलब तकरीबन 2.5 साल लोगों से यहाँ 2.5 दिन जो है वो कोरोना लॉकडाउन में घर पे नहीं गुजारा जा रहा और आपने 2.5 साल शिप पे गुजारा है। तो आपने कैसे गुजारा? क्या मतलब आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी? कोई आपने शेड्यूल बनाया हुआ था या क्या, कैसे टाइम गुजारते थे वहाँ? सबसे पहली बात, जैसे शिप पे हर बंदे की जो भी ऑन बोर्ड क्रू होता है उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्रू मेंबर हो, ऑफिसर्स हो, वो अपनी कुछ जॉब्स, एक डेली रूटीन एक तो वो होता है। उसके बाद कुछ पेशेंस का मामला, मतलब आपका कुछ आपकी ख्वाहिश, दिल की भी मर्ज़ी होती है। उसके बाद फर्दर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए आपका सी टाइम कंपलसरी होता है कि आप इतने सी टाइम के बाद आएंगे तो आप फर्दर नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के आपको ताकत बख्शते हैं कि आप ऑन बोर्ड रह सकें। सही, यानी आपने अपने शेड्यूल कुछ इस तरह से कि आप एक्सरसाइज करते होंगे, गेम्स खेलते होंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपने जारी रखी और स्टडी भी आप करते रहते थे, यानी जॉब ऑन जॉब स्टडी एक तरह से आपकी साथ में चल रही। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की और ओवरऑल ये है कि माहौलियाती आलूदगी और उससे रिलेटेड जो खदशात, कंसर्न्स वगैरह हैं उसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो एक जो एरिया जो कि अभी तक बहुत तिश्ना है, जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और आपने क्योंकि इस दश्त की सयाही में तकरीबन 1 दिहाई गुजार चुके हैं, तो इस मामले में मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि शिप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनती हैं और कोई मतलब जैसे क्या, सबसे पहले क्या चीज़ है ऐसी जिससे जो है माहौल को नुकसान पहुंचता है? सबसे पहले जैसे हम अगर पहली बात तो वो शिप में जो आप किसी भी किस्म का जैसे फ्यूल ऑयल का जो आप जिसके लिए जिससे इंजन चलता है, जैसे उसकी बेसिक 2 टाइप्स में बात कर लेते हैं, FO और MGO। तो FO और MGO जैसे फ्यूल ऑयल और MGO मेरीन गैस ऑयल। मेरीन गैस ऑयल आप यूँ बात कर लेंगे डीजल, और FO की बात आप करें तो थोड़ा सा क्रूड हालत में। तो उस मतलब ये तो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वो टनों के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कंपैरिजन सुनने वालों के लिए बता दीजिए कि अगर मैं एक लेमैन जो है उसकी ज़बान में बात करूँ तो एक गाड़ी जो है उससे अगर कोई कंपैरिजन करके, बल्कि इससे भी पहले चलें, कंपैरिजन से पहले ये बता दीजिए ज़रा कि आम तौर पे एक शिप जो है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा होता है? टनों के हिसाब से, मैट्रिक टन्स के हिसाब से, मतलब 24 आवर्स में, मतलब ये 2 टन भी हो सकता है, ये 10 टन भी हो सकता है और ये 8 टन भी हो सकता है। साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ पे, इंजन के साइज़ और उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड। और इससे भी कि वो मेरे ख्याल में समंदर का मौसम कैसा है, क्या है, उससे भी कंजम्पशन पे फर्क कुछ ना कुछ, वेदर, टाइड इफेक्ट, सब कुछ का इफेक्ट बिल्कुल होता है। ठीक, बट टनों के हिसाब से आप बता रहे 1 घंटे में जो है वो। थोड़ा सा ये भी बताते जाइए हमें, हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी नॉलेज के लिए, कि अगर गाड़ी से कोई आप इसका कोरिलेशन या कंपैरिजन बना सकें, कि कोई अगर आप इस तरह से बता सकें। लेट्स सपोज हम बात करते हैं एक नॉर्मल, एक जो एडवांस, एक जैसे आज नई टेक्नोलॉजी में कार की 8 से 10 लीटर पर आवर एक गाड़ी, अगर आप 100-110 की स्पीड है, मतलब 120 आप किसी मोटरवे पे जा रहे हैं तो उसका कंजम्पशन पर आवर क्या होगा? 10 लीटर। लेकिन अगर हम यही बात शिप पे लागू करते हैं तो वो कंजम्पशन मतलब 100 मतलब लीटर्स पे बात चली जाएगी, मतलब अराउंड 700 लीटर्स, 800 लीटर्स, इस तरह बात हम कर सकते हैं। यानी हम अगर अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ करें तो एक तरफ जो है तकरीबन 10 लीटर वर्सेस 1000 लीटर का कंपैरिजन तकरीबन बन जाए, तकरीबन ऑलमोस्ट यानी 1 टन। ठीक,
तो ये बताइएगा ये जो FO यानी जो एक FO ऑयल आपने बताया जो क्रूड ऑयल के करीब है और MGO जो कि डीजल के करीब है या डीजल ही होता है, तो ये जो है दोनों में से ज़्यादा कौन सा ख़तरनाक है और उसमें क्या ऐसी गैसेस या केमिकल्स होते हैं जो ख़तरनाक है? सुनने वालों के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यही कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में, मतलब चूँकि 24 आवर्स में उसका कंजम्पशन या स्टीमिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसी ज़्यादा मकदार में मतलब वो गैसेस को डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो वो एयर के लिए बिल्कुल मतलब पोल्यूशन वो फैलती है। वो बात उस हम सिंपल एक ज़बान में बात कर लेते हैं, मतलब उसकी डेप्थ में नहीं जाते। तो MGO उससे कम, जैसे मैंने कहा ना, वो डीजल है, तो डीजल तो वो कतरे कम मतलब खतरनाक है, कम वो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्चार्ज, उसका रेशो, वो लेवल, वो तो इन डिटेल्स हम उस पर किसी और दिन बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब FO ज़्यादा और MGO कदरे कम, यानी क्रूड वर्सेस डीजल में क्रूड जो है वो आपका ज़्यादा खतरनाक है आपकी जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से। अच्छा, सो थोड़ा सा हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि दोनों आपने बता दिया और आपने कहा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी काफ़ी मिकदार होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि आपको पता है एक जहरीली गैस है और वो कार्बन फुटप्रिंट को जो हम जानते हैं जिस नाम से, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो क्या करता है कि एक तरह से जो एयर पोल्यूशन है उसको बढ़ाने में किरदार अदा करता है और एक तरह से ये शिपिंग इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो जाहिद साहब थोड़ा सा और बताइए कि क्या यही वाहिद चीज़ है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो है वो असरअंदाज हो रही है माहौल पे, या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें? काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। मतलब हम अगर शुरुआत करते हैं फूड रिड्यूसेस से, सबसे पहले तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में हमने घर का कचरा उठाया, एक पॉलीथीन बैग में डाला, डंप कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शिप में हर चीज़ प्रॉपर एक लॉज के तहत एक डेफिनेशन होती है, एक लॉज है IMO के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा बाकी दीगर लॉज भी हैं, तो उसके मुताबिक आपको चलना होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें फूड रिड्यूसेस की, तो आप किसी भी किस्म का जो खाना पीना जो बच जाता है, आप उसे डायरेक्टली मतलब समंदर में नहीं फेंक सकते। और दूसरी बात ये होती है कि आप सबसे पहले आपको उसको क्रशर में डालना होता है, श्रेडर, आप जो समझ लीजिए सिंक के जैसे आम शिप का जो किचन होता है, तो उसमें वो इंस्टॉल होता है। आप उसे बिल्कुल रेजा रेजा करने के बाद समंदर में तल्फ करते हैं, और उसके कवानीन भी कुछ ऐसे हैं कि वो आप पोर्ट पे या कोस्टल के नज़दीक, जैसे लेस देन 20 नॉटिकल माइल्स आप नहीं कर सकते उसको डिस्चार्ज। अगर आप कराची से निकले हैं तो 20 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर आप उसको नहीं फेंक सकते। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आप इसको थ्रो कर सकते हैं, और आपने बताया उसकी शर्त है कि वो श्रेडर से बिल्कुल चूरा चूरा हुआ हो, ताकि वो उसको जो है क्या नाम है सेडिमेंट यानी नीचे जाके बैठने में, या जो फिशेस वगैरह हैं अगर उनको वो खाना है उनके लिए वो बन जाता है, तो उसमें वो ज़रा आसान नहीं हो और वो रेजिड्यू के तौर पे सरफेस ऑफ द सी पे मौजूद ना रहें। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं इसके अलावा? दूसरी बात, हम ह्यूमन वेस्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए भी एक बात होती है कि मतलब उसके लिए शिप में बाकायदा प्रॉपर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप STP कह लें उसको, तो जैसे आप किसी पोर्ट पे आते हैं तो वो आप डायरेक्टली ह्यूमन वेस्ट भी उस टैंक पे जाके जमा होता है और कुछ उसमें मिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपरली एक लॉ के तहत उसे भी ऐसे ही होता है जैसे ये फूड के लिए जो एक लॉ है, वही सेम लॉ, मतलब 20 नॉटिकल माइल्स आप जब लैंड से कोस्टल से दूर चले जाते हैं तो फिर उसे डिस्चार्ज करते हैं। यानी पोर्ट से 20 नॉटिकल माइल्स? जी हाँ, पोर्ट से कोस्टल से आप किसी भी मतलब ज़रूरी अगर वहाँ पोर्ट ना हो तो आप कोस्टल को काउंट करते हैं। दूसरा, उसकी लॉग बुक्स एक प्रॉपर एक लॉग्स होती हैं शिप में, इवन वो फूड रिड्यूसेस हो या ह्यूमन वेस्ट हो, तो वो प्रॉपर टेक्निकली तौर पर आप उसे मतलब उसकी पोजीशन लिखी जाती है कि इस पोजीशन पे हमने इतनी मिकदार में इसको डिस्चार्ज किया। यानी एक तरह से हर चीज़ का, चाहे वो वेस्ट ही क्यों ना, उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि आपने कितनी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट हुआ, कितना आपने किस जगह पे जाके उसको डिस्चार्ज किया। बिल्कुल दुरुस्त कहा। ठीक, तो लॉग बुक पूरी मेंटेन होती है। इसके अलावा आप सब क्या यही चीज़ें और क्या ऐसी चीज़ें हैं? इसके अलावा बाकी जैसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, मतलब आप खाना पकाते हैं तो टिन्स में आते हैं, प्लास्टिक, शीशा, मतलब लोहे के, एल्युमिनियम वगैरह सब कुछ, तो आप इसे डायरेक्टली समंदर में डंप नहीं कर सकते। यानी ऐसी आज़ादी नहीं है जैसे हमने यहाँ कोई प्रिंगल्स खाया, कुछ भी और क्या नाम है कोई जो है टॉफ़ी खाई और हमने उठा के गाड़ी का शीशा उतार के और वो फेंक दिया, ऐसे ऐसे आप बीच समंदर में नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इस पे तो इन डिटेल में आपको फिर एक वाकया है जो शायद मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। गूगल पे एक
मैं आपको पूरी डिटेल उस वाक्य की किसी और वक्त बताऊंगा, वो काफ़ी इन डिटेल है। सही, हम बिल्कुल लेकिन अलग। इस वक्त जो राइट नाउ बात है कि आप उसको इस तरह डंप नहीं कर सकते। आपको पोर्ट पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किसी भी पोर्ट पे, इवन वो कराची हो, इवन वो बिन कासिम हो, इवन वो दुनिया का कोई भी पोर्ट हो, यानी आप आने से पहले उससे पहले आप जमा करते रहते हैं अपने जी पास? हाँ, बिल्कुल आप जमा करेंगे, आप उसे कहीं डंप नहीं करेंगे, पॉलीथीन बैग्स में पैक करके रखेंगे। आप पोर्ट पे अराइवल से पहले आप नोट डाउन कराएंगे पोर्ट को कि मेरे पास इतना वेस्ट मौजूद है, मुझे उसके लिए एक फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करें आप, जैसे ट्रक्स वगैरह, जैसे गार्बेज ट्रक्स होते हैं, वो आएंगे, वो आपसे रिसीव करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको वो एक रसीद इशू करेंगे, वो आप अपने लॉग बुक में एंट्री करके टाइम, डिटेल, मिनट्स, हर चीज़ के साथ प्रॉपर एंट्री करके आप अपने पास सेव करके रखेंगे। किसी भी मुल्क का जैसे पोर्ट स्टेट ऑफ कंट्रोल होता है, वो आके आपकी लॉग बुक्स को ऑथराइज होता है, वो चेक भी कर सकता है और आपसे बात भी हो सकती है उसके मामले में। वैसे चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और आप हर चीज़ में लॉग बुक का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में किसी दिन हम एक डिस्कशन पूरा लॉग बुक्स पे भी रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका भी ऑडिट होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो हम किसी दिन लॉग बुक के ऑडिट पे मेरे ख्याल में इतनी मालूमात होगी, जब इतनी सारी टाइप की लॉग बुक्स हैं तो उसके ऑडिट के पे भी, और किस किस किस्म के ऑडिट होते हैं और किस किस्म की पेनल्टी जो है अगर कंप्लाइंस ना हो सूरत में हो सकती है, तो उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। तो अभी आपने ये बताया कि ये जो आप देखिए ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजिंग मटेरियल या गिलास, मेटल, प्लास्टिक वगैरह, इसको आप लोग जमा करते हैं और फिर आप जो जहाँ भी पोर्ट में पहुँच रहे हैं उनको बताते हैं पहले से, और फिर वहाँ उसको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजन रूम होता है, मतलब जहाज़ चूँकि इंजन से चलता है और वो मशीनरी 24/7 वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में होती है, तो सबसे जो डेंजरस कैटेगरी में आते हैं। और फिर उसके बाद मतलब उसको तो आप बिल्कुल ही किसी सूरत में उस पर रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, वैसे मैं यहाँ 1 मिनट रोकूंगा, थोड़ा सा सुनने वालों के लिए ये भी बता दीजिए, मैंने भी सुना है, थोड़ी सी मुझे इस बारे में नो-हाउ है, बट सुनने वालों को थोड़ा सा एक जुमले में अगर आप ये बता दें कि शिप पे जो एरियाज़ होते हैं ये कितने होते हैं, एरियाज से मुराद मेरी क्या है, आप शायद उसको बेहतर अपनी टर्मिनोलॉजी में और बता सकें, उसको एरिया कहते हैं, या जैसे मैंने सुना है नॉटिकल एक चीज़ होती है, एक इंजन रूम होता है, तो इस तरह की कितनी ब्रांचेज होती हैं? आप उसे 3 कैटेगरीज में मतलब डिफाइन कर सकते हैं। एक नेविगेशन का डिपार्टमेंट जो नॉटिकल होता है, और नेविगेशन, एक इंजन रूम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और तीसरा जो गैली होती है, मतलब किचन जो शेफ्स होते हैं, कुक्स होते हैं, तो ये इस तरह होते हैं। मतलब 3 आप उसको 3 कैटेगरीज में सिंपल 3 कैटेगरीज इसकी होती है, तो आप उसमें चले। मुझे गैली जो आज पहली बार पता चला, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ा सा नॉटिकल का अंदाजा था कि जिसका हेड कैप्टन होता है और इंजीनियरिंग जो इंजन रूम होता है उसका हेड जो है चीफ इंजीनियर होता है, बट ये गैली जो है आपने, तो मेरे ख्याल में कोई हेड शेफ भी होता होगा फिर गैली चीफ कुक, जैसे चीफ कुक कह लें या चीफ शेफ कह लें, वो होता है। फिर उसका इन सेकंड भी होता है, स्टीवर्ड्स होते हैं, वो अलग और हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। तो दोबारा से टॉपिक की तरफ आते हैं कि तो इंजन रूम का आप जिक्र कर रहे थे कि उसमें भी तरह तरह के वेस्ट होते हैं, तो वो क्या वेस्ट है इंजन रूम में? जैसे ऑयल रिड्यूसेस होते हैं, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो एक चीज़ कहलाती है बिल्ज वाटर। ठीक है, अच्छा, ऑयल रिड्यूसेस पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा कि ऑयल रिड्यूसेस से क्या मुराद है? क्या ये ऑयल रिड्यूसेस से मुराद ये है कि जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं या कोई मशीन चलाते हैं, जनरेटर, तो उसमें जैसे इंजन ऑयल जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्या नाम है जहाज़ में भी होती है इंजन? बिल्कुल सेम इंजन चलता है, लुब्रिकेशन ऑयल होते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं आपको टाइम भी, और उसके बाद आप उस पूरे होने के बाद डेफिनेटली आप उनको चेंज करेंगे मशीन की परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं वो जब ऑयल चेंज करते हैं, वो ऑयल निकाल के पुराना गंदा ऑयल निकाल के रख लेते हैं और नया ऑयल चेंज करते हैं? सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर चीज़ होती है। मैंने जैसे कहा लॉग बुक का तस्करा फिर मैं यहाँ पर करूँगा। उससे पहले सबसे पहले ज़रूरी जो बात है कि जैसे बिल्ज वाटर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। बिल्ज वाटर की डेफिनेशन ऐसी है कि आप जो इंजन रूम का बॉटम होता है, जो सबसे निचला एक जोन होता है उसका, तो ये सारा पानी उसमें जमा होता है। बिल्ज वाटर से मुराद वो मिक्सचर होता है, ऑयल अगर कहीं से लीकेज हो रही है या कोई है, तो आप इस बिल्ज वाटर को फिर एक मखसूस एक टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं, सेम एज इट इज, जिस तरह मैंने पहले बात की कि फूड रिड्यूसेस और बाकी चीज़ें, तो उस तरह आप इसको सेव करके रखेंगे। और तो उसके बाद थोड़ा सा और बिल्ज वाटर अपने ही मालूमात के लिए भी मालूम करना चाहूँगा कि बिल्ज वाटर आप ये बता रहे हैं कि इंजन वगैरह से और मुख्तलिफ जगहों से जो ऑयल एक्स्ट्रा जो कहीं भी फ्लो कर रहा है,
वो पानी वगैरह के साथ मिलके जो है वो अगर क्या नाम है फ्लो हो रहा तो उसको आप जहाज़ से ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल तो नहीं कर सकते। उसके लिए आप पता नहीं कोई स्टोरेज टैंक होता है और दैट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड सम अदर लिक्विड दैट इज कॉल्ड विच वाटर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं उसकी तरफ आऊँगा, ज़ाहिर है ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ख़तरनाक है, मगर ये बताइए अगर बिल्ट वाटर अगर आप जो है वो डिस्चार्ज करते हैं बीच समंदर में तो समंदर पे क्या होगा, क्या वो बैठ जाएगा या क्या होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए। और दूसरा इसका जो है वो नुकसान जो है वो क्या होगा? नुकसान और डिस्चार्ज करने की बात तो ये तो बहुत बड़ी बात आप मेरी नज़र में, अच्छा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जैसे मैंने कहा ना, मैं एक वाक़या आपसे मतलब शेयर करूँगा आने वाले वक्त में, वो नेट पे भी मौजूद है और उसमें सज़ा भी हुई थी। एक चीफ इंजीनियर थे, एक बहुत बड़ा, मतलब वो नाम मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, एक बहुत बड़ी शिपिंग लाइन, उनसे एक मिस्टेक हुई थी। फिर उसके बाद वो सैटेलाइट से उनको ट्रैक किया गया। स्पेशल जोन्स होते हैं, मतलब मैं फिर आपसे किसी वक्त ये भी करूँगा कि कुछ एरियाज समंदर के ऐसे जिनको स्पेशल जोन्स कहा जाता है, और उस पर बाकायदा तौर पर उनसे यही मिस्टेक हुई थी कि उनसे कुछ पानी उनसे डिस्चार्ज हो गया था। तो वो सैटेलाइट के थ्रू मतलब ट्रैक किया गया, उनकी तस्वीरें ली गई, फिर वो जो पोर्ट पे उस शिप का अराइवल हुआ उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, साबित हुआ, तो उसके बाद जो मुतल्लिका कैप्टन और चीफ इंजीनियर थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सजाएं भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पेनल्टी भी हुई होगी फिर शिपिंग लाइन पे, बाकायदा तौर पर जेल हुई उनको। ओहो, सही। तो इसका मतलब है एक तरह से नो नेगोशिएशन ऑन डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन द सी एज वेल। बिल्कुल, आप ठीक। तो आप बिल्ट वाटर की तरफ दोबारा आते हैं। बिल्ट वाटर के बारे में बता रहे थे कि एक रिजर्वायर होता है जहाँ उसको स्टोर किया जाता है, फिर आगे उसके बारे में बताइए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर एक फंक्शनल एक सब चीज़ें होती हैं, पंप्स होते हैं, ठीक है, बाकायदा तौर पर आप उसे उस टैंक में स्टोरेज, मतलब ये सारे रिड्यूसेस आप एक जगह जमा करते हैं और प्रॉपर उसे अपनी ऑयल रिकॉर्ड बुक, एक लॉग बुक होती है, उसमें अपडेट करके रखते हैं। अराइवल पोर्ट से, जैसे आप किसी भी पोर्ट पे अराइव हो रहे हैं उससे पहले आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक वीकली एक पीरियड भी होता है कि 7 दिन के बाद आप उसे नोट डाउन रखेंगे। फिर उसके बाद पोर्ट पे अराइवल से पहले, इवन आपके कुछ दिन पूरे भी हो गए हों, लेकिन आपने अराइवल के वक्त से पहले आपने उसको नोट डाउन करना है और पोर्ट को इत्तला भी देनी है। आपने फैसिलिटी के लिए एक रिक्वेस्ट करनी है, वो टैंकर आएगा, आप उसमें उसको डिस्चार्ज करेंगे सेम एज इट इज़, जिस तरह आपने मतलब जो भी कुछ वेस्ट आप पोर्ट को देते हैं उनकी फैसिलिटी को, उसके अगेंस्ट वो आपको उस क्वांटिटी की एक रसीद काट के आपको देते हैं, जो आप लेने के बाद अपनी लॉग बुक में दोबारा से एंट्री करते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं है, और ये तो बहुत साइंटिफिकली और बाय लॉग्स, ये सब कुछ एक लॉ के तहत और लॉग्स के तहत चलता है। और इसमें आपने जो पहले बताया तो दोबारा वो जो IMO है, जी हाँ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके तमाम लॉ जो है वो फॉलो करना जरूरी। जी। अच्छा, अब एक और चीज़ की तरफ आता हूँ मैं कि मैंने पढ़ा था कि एक जहाज़ है, मैं भी शिपिंग लाइन का नाम नहीं ले रहा डेलिबरेटली, बट एक जहाज़ है जो कि बनाया गया और उसमें क्लेम किया गया कि 50% लेस कार्बन फुटप्रिंट जो है वो एमिट करता है। उसका जो है टरबाइन ऐसा डिज़ाइन किया गया है और ये है कि उसकी बड़ी धूम मची उस ज़माने में। तो ये है कि ये 50% लेस कार्बन फुटप्रिंट क्या कर रहे थे कि वो थोड़ा स्लो स्टीमिंग प्रोसेस जो है वो कर रहे थे, और क्या खाली स्लो स्टीमिंग से 50% कार्बन फुटप्रिंट पॉसिबल है या इसमें और भी कुछ अवामिल हैं? तो ये 2 सवाल के पोर्शन हो गए। पहली चीज़ कि क्या पॉसिबल है खाली स्लो स्टीमिंग के ज़रिए या दूसरे और कई अवामिल हैं? तो ये दोनों सवाल पे मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँगा कि गाड़ियाँ जैसे पुराने मॉडल्स की थी, अब नए मॉडल्स की बन रही हैं, एरोडायनेमिक्स का ख्याल रखा जाता है, आपको फ्रिक्शन पे काम किया जाता है, आप मुख्तलिफ मतलब जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है उसको पूरा अप्लाई किया जाता है। इस तरह सेम एज इट इज़ शिप के हल, डिज़ाइन, वेदर इफेक्ट और उसका अकोमोडेशन, जो रहने की जगह होती है, जो वो लेवल्स वो कहाँ रखे जाएँ, क्लाइमेटिक चेंजेस भी क्योंकि इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा टाइड एक फैक्टर होता है जिसे हम आम ज़बान में उर्दू में मदोजस कहते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव होते हैं। उस तरह उस हिसाब से बिल्कुल आपने जो बात की मैं उसे थोड़ा सा मतलब उसकी तायीद करता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। मगर आप ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन के अलावा ये एयर करंट, एयर फ्रिक्शन, सी करंट, ओशन करंट, इन सारी की डायरेक्शन वगैरह जो है फ्रिक्शन वगैरह असरअंदाज होती है, तो फ्यूल खाली उस पर डिपेंड नहीं करता। जी बिल्कुल। एक और चीज़ चलें अभी आपने बोली, थोड़ा सा ये है कि एक आपने हल की बात की, तो हल क्या चीज़ होती है शिप में? हल से मुराद आप शिप के बॉटम को, मतलब जो निचला हिस्सा होता है जहाँ से शिप बनना शुरू होता है, तो आप उसे हल कह सकते हैं। सही। तो एक सिंपल एक
मेरे ख्याल में बेसिकली कंस्ट्रक्शन वहीं से शुरू होती ठीक समझने के लिए आसान अल्फाज में हम उसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी सारी जो है आपसे ऐसी मालूमात हासिल की जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं पता होती, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने जिस तरीके से उसको एक मुख्तसर आपने बयान किया है और हमारी मालूमात में इजाफा किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू। ये है कि हम मज़ीद ऐसी डिस्कशंस जो है वो सुनने वालों के लिए मज़ीद लाते रहेंगे, ख़ासतौर पर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बारे में। और बाकी एक चीज़ ये कि हम ज़रूर आपसे जो है वो बात करेंगे अगली बार जो है वो, ताकि नाज़रीन को भी पता हो कि हम अगली बार जो है वो किस बारे में बात करेंगे। तो अगली बार हम थोड़ी सी बात करेंगे शिप की सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के बारे में सिर्फ 2 अल्फाज अगर आप ये बता दें कि भाई शिप की सेफ्टी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप शिप की सेफ्टी क्या बोलेंगे, क्या है शिप की सेफ्टी? एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। एक आपकी पर्सनल सेफ्टी होती है, एक बीइंग क्रू मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको भी आप सेफ्टी में ही काउंट करते हैं। सही। और पर्सनल सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल भी कोविड-19 में बड़ा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अपनी पर्सनल सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि सेफ्टी इतनी ज़रूरी है कि एक ना तजर्बेकार क्रू मेंबर पूरा जहाज़ डुबो सकता है। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में हम इस बात पे इख्तिताम करेंगे ताकि लोगों की भी ज़रा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बरकरार रहे कि क्योंकि अगला जो है प्रोग्राम हम करेंगे, टॉक करेंगे इसी बारे में कि शिप की सेफ्टी क्या होती है, उसमें पर्सनल सेफ्टी। और जैसे आपने बताया कि एक जो ना तजुर्बेकार जो है वो एम्प्लॉय जो है वो सीमैन जो है वो पूरा जहाज़ डुबो सकता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, और इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।